हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारतीय मूल की नेता की मौजूदगी में लहराए गए खालिस्तानी झंडे, मच गया बवाल। जी हां, कनाडा के बाद अमेरिका से खालिस्तानियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय मूल की नेता के सामने मौजूदगी में लहराए गए हैं खालिस्तानी झंडे, तो वहीं बताएंगे ड्रोन के बाद अब तुर्की का युद्धपोत मालदीव पहुंचा भारत विरोधी मुइजू और एर्दोगन की दोस्ती आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे इधर बांग्लादेश में घुसपैठ कर रही चीन की सेना, तो उधर भारत आ रही है शेख हसीना। आखिर क्या है असली वजह, तो वहीं बड़ी खबर बताएंगे, जहां जब तक जिंदा हूं SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहते हुए कांग्रेस पर बड़ा वार। सारी जानकारियां बताएंगे। हमेशा की तरह आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय मूल की नेता की मौजूदगी में लहराए गए खालिस्तानी झंडे, मच गया बवाल। जी हां, भारत के बाहर विदेशों में खालिस्तान का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। कनाडा में PM जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में लगे खालिस्तान समर्थित नारों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सांसद की मौजूदगी में खालिस्तानी झंडे दिखने पर बवाल खड़ा हो गया है। ये बवाल भारतीय मूल की जेनिफर राजकुमार की मौजूदगी में हुआ। जी हां, जेनिफर राजकुमार पंजाबी मूल की पहली अमेरिकी नागरिक हैं जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनी गई है। हाल ही में जेनिफर सिख डे परेड में शामिल हुई थी, जिसे खालसा डे या वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। जेनिफर ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस के लिए चुनी गई पहली पंजाबी अमेरिकी के रूप में सिख डे परेड में गेस्ट के रूप में शामिल होना बहुत गर्व की बात है। एक यूजर ने लिखा कि पीछे खालिस्तानी झंडे देखे जा सकते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को उड़ाने वाले 329 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों के समर्थकों के साथ खुद को जोड़कर आप इस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि जेनिफर राजकुमार खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और उनके संबंध पाकिस्तान से है। जी हां दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इस सेंसिटिव मुद्दे पर जहां भारत लगातार इन खालिस्तानियों को सजा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं पंजाबी अमेरिकी नेता जेनिफर राजकुमार की मौजूदगी में ये खालिस्तानी लोग खालिस्तानी झंडे लहराते देखे गए। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ड्रोन के बाद अब तुर्की का युद्धपोत मालदीव पहुंचा भारत विरोधी मुइजू और एर्दोगन की दोस्ती। आपको बता दें, तुर्की की नौसेना का एक युद्धपोत मालदीव पहुंचा है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के मीडिया अधिकारी ने कहा कि तुर्की का सैन्य जहाज माले के पास खड़ा है। सेना के मुताबिक ये जहाज सद्भावना यात्रा पर मालदीव आया है। MNDF ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मालदीव पहुंचने वाला जहाज तुर्की का TCG किनालियाडा है। इसे मालदीव और तुर्की के संबंधों में आ रही निकटता से जोड़कर देखा जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अपनी पहली विदेश यात्रा तुर्की की थी। उनकी सरकार ने तुर्की से ड्रोन की खरीद भी की है, जिसकी संख्या और बजट के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन घोषित तौर पर भारत विरोधी नेता माने जाते हैं। जी हाँ, यानी कि लगातार भारत को साइड करके मुइजू उन देशों के साथ हाथ मिला रहा है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत के दुश्मन बने बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे तो मुस्लिम देशों का चौधरी बनने की कोशिश करता है ये तुर्की। खुद की हालत जर्जर है लेकिन दादा बनने की कोशिश करता है। बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देश पिछले कुछ सालों से आपसी संघर्षों में उलझे रहे हैं। इनमें इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष सबसे पुराना है और सबसे लंबे समय से चल रही लड़ाई है। इसके अलावा ईरान इजराइल के बीच तनाव, गाजा पट्टी पर हालिया इजरायली हमले, इराक, सीरिया और लेबनान में खूनी संघर्ष कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो इस क्षेत्र को हमेशा से रह रहकर सुलगाते रहे हैं। इन सब के बीच तुर्की ने पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने और इलाके के सदस्य देशों, खासकर मुस्लिम देशों के बीच अपनी बेहतरी और ताकतवर छवि गढ़ने की कोशिश की है। हालात यह है कि तुर्की में महंगाई दर बढ़कर 68% को पार कर गई है। इससे तुर्की वासी भी परेशान है, लेकिन दूसरे मुस्लिम देशों में अपने आप को हीरो के तौर पर दिखाना चाहता है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं जो दिखावे की जिंदगी जीता है वो वाकई में अंदर से खोखला होता है और ये बात सच भी है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में घुसपैठ कर रही चीन की सेना और भारत आ रही शेख हसीना। आखिर क्या है असली वजह? दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अपनी अगली चीन यात्रा की जानकारी देने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में भारत आएंगी। ऐसा तब हो रहा है जब भारत बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चिंतित है। दोनों देशों में रक्षा क्षेत्र में काफी सरगर्मी देखी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से चीनी हथियार तेजी से बांग्लादेश की सेना में शामिल हो रहे
हैं शेख हसीना भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली पहली वैश्विक नेता होंगी। संभावना है कि शेख हसीना बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठजोड़ पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी हां, बांग्लादेश ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसे फोर्सेस गोल 2030 का नाम दिया गया है। इस राष्ट्रीय रक्षा नीति को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत बांग्लादेश ने चीन की मदद से चटगांव के कॉक्स बाजार जिले के पेकुआ में बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी बेस को बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर करीब से नजर रख रहा है और ये मानता है कि हर देश के पास स्वतंत्र रक्षा और विदेश नीतियां रखने का अपना संप्रभु अधिकार है। हालांकि बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती सैन्य मित्रता के साथ ये पड़ोसी देश चीनी नेताओं को भारत के करीब ला रहा है, जो देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र को लगभग छू रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली पहली नेता बनना चाहती हैं और चर्चा करना चाहती है कि बांग्लादेश सरकार भारत और चीन के बीच रणनीतिक संतुलन कैसे बनाए रखेगी, जो बंगाल की खाड़ी की समृद्धि और शांति के लिए महत्वपूर्ण। ऐसे में शेख हसीना पूरे तरीके से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना चाहती है शेख हसीना। जी हाँ, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, शेख हसीना जब पहली बार भारत के नए प्रधानमंत्री के सामने मुलाकात करेंगी तो उनके सामने कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री बात कर रहा? क्या आप भी यही कहेंगे कि पीएम मोदी ही होंगे या फिर कोई और होगा? जो भी आपको लगता हो बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में चीन दे रहा भारत को टेंशन। जी हाँ, ड्रैगन की सेना की ढाका में एंट्री पर कमर चीमा का बड़ा बयान। चीन और बांग्लादेश की सेना मई महीने की शुरुआत में साझा सैन्य अभ्यास करेंगी, जैसा कि हमने आपको भी बताया, और इसके लिए चीन की सैन्य टुकड़ियां वो बांग्लादेश आएंगी। दोनों देश की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास को गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 नाम दिया गया है। अब इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम चीन से अपने रिश्तों की बात करते हैं और चीन की सेना बांग्लादेश आ रही है। कमर चीमा ने इसे भारत को टेंशन देने वाला सैन्य अभ्यास करार दिया है। तो वहीं बता दें, भारत म्यांमार सीमा के समीप भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि असम राइफल्स ने नागालैंड के मोन जिले में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारत म्यांमार सीमा के समीप भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री जब्त की है। सुबह शुरू किए गए इस तलाशी अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और 11 मोर्टार ट्यूब यानी 81 मिलीमीटर, 4 ट्यूब यानी 106 मिलीमीटर और 10 पिस्तौल, 198 हैंड हेल्ड रेडियो सेट, एक सैटेलाइट फोन, एक केनबो बाइक, एक बोलेरो वाहन तथा अन्य युद्ध सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जी हां, सीमावर्ती क्षेत्र के समीप भारी क्षमता वाले इन सैन्य ग्रेड हथियारों की बरामदगी असम राइफल्स द्वारा चलाए जा रहे सीमा सीलिंग ऑपरेशंस के लिए बड़ी सफलता है। ये बरामदगी क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिशों में जुटे शत्रु तत्वों के नापाक मंसूबों के लिए बड़ा आघात है। जी हां, साथ ही बता दें, भारतीय समुद्री सीमा में घुस आए श्रीलंकाई डाकू, तमिलनाडु के मछुआरों पर बोला हमला, लूटपाट में एक जख्मी। जी हां, श्रीलंका के समुद्री डाकुओं ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम के मछुआरों के समूह पर बीच समुद्र में हमला बोल दिया। डाकुओं ने इस दौरान मछुआरों के साथ जमकर लूटपाट भी की। हमले में एक मछुआरा घायल भी हो गया, जिसकी पहचान मुरुगन के रूप में हुई है। आनंद फानन उसे नागपट्टिनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला नागापट्टिनम तट से 15 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय समुद्री सीमा में हुआ। तमिलनाडु तटीय पुलिस ने इस बारे में बताया कि समुद्री लुटेरों ने नाव से वॉकी टॉकी और जेपीएस लूट लिए थे। जी हाँ, अब ऐसे में मोदी सरकार से मछुआरा संघ ने इस गंभीर मुद्दे का तुरंत हल निकालने की अपील की है। जी हाँ, क्योंकि मछली पकड़ने अब नहीं जा रहे हैं मछुआरे, वो घबरा चुके हैं। उनको डर है कि फिर कहीं ये हादसा ना हो जाए, फिर कहीं वो श्रीलंकाई डाकुन पर हमला ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मछली पकड़ने पर नहीं जा रहे अपने मछुआरे। बैरल अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार को वाकई में जल्द से जल्द बड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मुद्दे पर, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में दावत वलीमा की निगरानी कर रही सरकार एक डिश से ज्यादा बनाया तो खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर वाकई में पाकिस्तान की हकीकत की पोल खोल कर रख देगा। जी हाँ, बता दें, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सरकार ने शादियों के दौरान वन डिश नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। ये आदेश मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने जारी किया है। सरकार का कहना है कि उसका ये आदेश मितव्ययिता को बढ़ावा देता है और नागरिकों के बीच प्रदर्शनात्मक प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है। हालांकि सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों में भारी असंतोष है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी शादियों के दौरान छापेमारी कर रहे हैं
और कानून तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की कमी के कारण 2022 से ही राजधानी इस्लामाबाद में रात को 10 बजे के बाद शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें पंजाब सरकार ने क्यों लागू किया ये नियम। दरअसल पंजाब सरकार का कहना है कि नागरिकों के बीच धन के प्रदर्शन को हतोत्साहित करने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। विशेष रूप से योग्य परिवार शादियों के दौरान महंगी दावतें देते थे, जिससे समाज के बाकी लोगों पर भी ऐसी ही दावत देने का बोझ पड़ता है। लोग वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस प्रवृत्ति का पालन करने के लिए मजबूर थे। तो दोस्तों ये दलील दी गई है पंजाब सरकार ने इस नियम को लागू करने के पीछे, लेकिन रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार आज जो गर्ज में डूबी हुई है उस कमी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दुनिया को ये लगे कि पाकिस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया और जो दलील दिया वाकई में वही चीज होंगी। लेकिन रियलिटी क्या है हर कोई अच्छे से जानता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान के इन हुक्मरानों से कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुबान चलाने के अलावा। तो वहीं आपको बता दें इतना ही नहीं, कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए IMF के सभी बोर्ड मेंबर राजी, पर भारत नहीं। अब क्या होगा? दरअसल पाकिस्तान की माली हालत खराब है, वो हमने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे हालात में उसको आर्थिक मदद देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी बोर्ड की सोमवार को मीटिंग हुई। कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों में भारत भी शामिल है। बैठक के सभी सदस्य पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए राजी हो गए, लेकिन भारत ने अपनी सहमति नहीं दी है। हालांकि बोर्ड ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन के तत्काल वितरण को मंजूरी दी है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की बड़ी हिमाकत, फिलीपीन के 2 जहाजों पर पानी की बौछार से किया हमला, एक क्षतिग्रस्त। जी हां, दक्षिण चीन सागर में स्कार बोरो शोल के पास चीनी तटरक्षक बल ने फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछार से हमला किया। चीनी कार्रवाई के कारण फिलीपींस का एक जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। फिलीपींस तटरक्षक बल ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान चीन ने विवादित क्षेत्र में उनके जहाजों पर हमला किया। बता दें कि फिलीपींस और चीन के रिश्ते लंबे समय से तनावग्रस्त हैं। आए दिन चीन फिलीपींस को परेशान करता रहता है। फिलीपींस तटरक्षक बल के प्रवक्ता जे तारी एला ने बताया है कि 2 फिलीपीन जहाज गश्त पर निकले थे। इस दौरान चीन के CCG जहाजों और समुद्री मिलिशिया के 6 जहाजों ने उनके गश्ती जहाजों को घेर लिया। तट से 12 समुद्री मील दूर CCG के एक जहाज ने पानी की बौछार से PCG के एक जहाज पर हमला किया, तो वहीं 2 CCG जहाजों ने PCG के एक जहाज पर हमला किया। हालांकि चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने PCG जहाजों को क्षेत्र से निष्कासित किया था, क्योंकि वो क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए। आपको बता दें इससे पहले भी चीन अपनी हिमाकत दिखा चुका है फिलीपींस के जहाज पर। तो वहीं आपको बता दें मालदीव को अब आई भारत की सुध, बोला हिंदुस्तानी पर्यटक महत्वपूर्ण है, उन्हें बुलाने के प्रयास जारी हैं। जी हां, चीन के करीबी मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में गिरावट देखी गई है, आप सभी जानते ही हैं। इस साल की शुरुआत में मालदीव के 3 उप मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निम्न स्तरीय यानी लोअर लेवल टिप्पणी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। ऐसे में भारत में मालदीव के बहिष्कार की मांग शुरू हो गई। इस कारण साल 2024 में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। मालदीव के लिए भारतीय पर्यटक आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई कमी से मालदीव बिलबिलाने लगा है। ऐसे में मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक फातिमत तौफीक ने खुलासा किया है कि पर्यटन बोर्ड ने मालदीव में भारतीय यात्रियों की संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें भारत जो है वो मालदीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्रोत बाजारों में से एक है और ये सबसे विविध बाजारों में से एक भी है। इस बीच उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लंबे समय तक भारतीय आवक में गिरावट जारी रही तो मालदीव को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों आप लोग भारतीय जनता को मालदीव जाने को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो लोग इस गर्मी के मौसम में छुट्टियां मनाने कहीं भी जाना चाहते हैं उनको मालदीव को लेकर आप क्या सुझाव देंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें चाहे कोई समझौता हो या ना हो, राफा में हमास को जरूर खत्म करेंगे। जी हाँ, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा। एक तरफ मिस्र में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा के राफा शहर में प्रवेश करने की अपनी सैन्य योजना को फिर से दोहराया है। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के साथ संघर्ष विराम वार्ता में सफलता की परवाह किए बिना इजरायली सेना द्वारा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले युद्ध को रोकना कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम राफा में प्रवेश कर हमास की बटालियनों को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई समझौता हो या ना हो, हम हर हाल में जीत हासिल अवश्य करेंगे। कुछ देशों ने पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
सलाहकार तजाची हाने के बीच से युद्ध जारी रखने और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का विरोध करने का आग्रह किया। तो वहीं बता दें, इमरान खान के बयान पर पीटीआई अध्यक्ष की सफाई। गौहर ने कहा पिछले दरवाजे से किसी से भी बात नहीं चल रही। जी हां, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अध्यक्ष वकील गौहर खान ने कहा है कि पार्टी पिछले दरवाजे से किसी के साथ भी बातचीत नहीं कर रही है। उन्होंने जेल में बंद पार्टी संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के रिपोर्ट में छपे उस बयान पर सफाई दी जिसमें कहा गया कि उन्होंने सेना और राजनीतिक ताकतों के साथ बातचीत के लिए हरी झंडी दी थी। अदियाला जेल में बंद 71 वर्षीय पीटीआई संस्थापक इमरान खान के साथ बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष गौहर ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल बातचीत के लिए नाम आगे मांगे थे, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। गौहर ने कहा कि जेल प्रशासन ने आज इमरान खान को मीडिया को संबोधित करने से रोक दिया। हमारे कई कानूनी प्रतिनिधियों को भी जेल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने अपने आप किया सरेंडर। 2 पर था कुल 13 लाख का इनाम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मंगलवार को दोहरी सफलता मिली है। एक तरफ जहां उन्होंने मुठभेड़ में 10 माओवादियों को मार गिराया, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों से आत्मसमर्पण कराने में भी सफलता हासिल की। इस दौरान बीजापुर में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 नक्सलियों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो वहीं बता दें, कनाडा में भारतीय छात्रों को होगी और मुश्किल। पढ़ाई के साथ कमाई पर ट्रूडो सरकार की चली कैंची। जी हां, कनाडा में भारतीय समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आर्थिक मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। कनाडा सरकार ने पढ़ाई के साथ साथ कमाई पर कैंची चला दिया, यानी कैंपस के बाद काम करने के उनके घंटों में कमी कर दी है। कनाडा के नए नियमों के अनुसार अब सितंबर महीने से प्रति सप्ताह 24 घंटे ही परिसर से बाहर रहकर काम कर सकेंगे। मंगलवार से इस संबंध में नया नियम प्रभाव में आ रहा है। कनाडा के आव्रजन शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि छात्रों को प्रति सप्ताह परिसर से बाहर 20 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति देने वाली अस्थायी नीति 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम छात्रों द्वारा प्रति सप्ताह परिसर से बाहर काम करने के घंटों की संख्या को बदलकर 24 घंटे करना चाहते हैं। तो वही बता दें, शी जिनपिंग का यूरोप दौरा। 3 देशों की यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं चीनी राष्ट्रपति? बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 से 10 मई तक इन तीनों देशों की राजकीय यात्रा करेंगे। उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक, हंगरी के राष्ट्रपति सुलयोग तमस और प्रधानमंत्री ओरबन विक्टर ने अपने देश आने के लिए निमंत्रण दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन चयन के अनुसार ये यात्रा पिछले 5 वर्षों किसी चीनी राष्ट्रपति की पहली यूरोप यात्रा होगी। यह चीन फ्रांस, चीन सर्बिया, चीन हंगरी और चीन यूरोप संबंधों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही बता दें, जब तक जिंदा हूँ SC, ST, OBC का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा वार। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अन्य वंचित समूहों को मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। पीएम मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें कही। पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संविधान के नाम पर देश को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए हैं। आपको पता होगा कि देश का पहला संविधान संशोधन उनकी दादी के पिताजी देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया था और वो फ्री स्पीच पर ताला लगाने के लिए था और आखिर में उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला सुधार करने का प्रयास किया था। संविधान के प्रति ये इनकी भावना है, इनका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। शाही परिवार के लिए आज सत्ता उनके पास रहे तो सब कुछ अच्छा और उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा, ये वो लोग हैं। जी हाँ, मोदी जी ने बड़ा कटाक्ष किया है कांग्रेस पर, खास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर। तो वहीं मोदी जी ने आगे कहा, ये वो लोग हैं जो संसद की कार्रवाई को रोकते हैं, ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और अब ये अपने वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का, SC, ST और OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी तरह पीएम मोदी जी ने बयान में कहा है। बहरहाल, क्या मोदी जी का इस ऐलान का आप समर्थन करते हैं? क्या मानते हैं मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा या नहीं? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, उधर विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर हमला किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, सबका विकास नहीं बल्कि सबका सत्यानाश किया। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गरीबों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उनके अधिकार छीनने के लिए मौजूदा लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट मांग रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे
ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उन्होंने सबका विकास नहीं बल्कि सबका सत्यानाश किया, यानी कि लगातार विपक्ष और पक्षवार पलटवार एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, खामोशी से वोट जिहाद करें, भड़काऊ भाषण पर फंसे सलमान खुर्शीद और सपा नेता मारिया आलम, केस हुआ दर्ज। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और समाजवादी पार्टी सपा नेता मारिया आलम खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भाजपा सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो दोनों के खिलाफ फतेहगढ़ जिले के कायमगंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 188 और 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। तो वहीं बता दें, कांग्रेस कैंडिडेट की एक और लिस्ट आई सामने। अमेठी रायबरेली का इंतजार नहीं हुआ खत्म। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को शाम एक और लिस्ट जारी कर दी। नई लिस्ट के बाद भी यूपी की अमेठी और रायबरेली का इंतजार खत्म नहीं हुआ। अमेठी रायबरेली में नामांकन का दौर जारी है। 3 मई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। कांग्रेस ने फिलहाल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है। पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी उतरे थे, उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी। इस बार उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया। ऐसे में कुछ दिनों पहले तक माना जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। तो अब ऐसे में कांग्रेस नए चेहरे को मैदान में उतारने की कोशिश में लगी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कल जो नई लिस्ट जारी की उसमें गुरुग्राम से राज बब्बर, कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट दिया गया है। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। हमीरपुर से सतपाल रायजादा और मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को टिकट दिया गया है। तो वहीं बता दें, 1 मई को राम मंदिर का दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बुधवार यानी 1 मई आज के दिन अयोध्या का दौरा कर रही होंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति 1 मई आज अयोध्या का दौरा कर रही होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कुबेर टीला भी जाएंगी। अपने अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति सरयू नदी का पूजन और आरती करेंगी। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।